हेलो स्टूडेंट, आज के अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की भूगोल का 5वां अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन का भाग 9 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने पढ़ा है और अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो चौथा नंबर आता है वो आता है ज्वारीय ऊर्जा का। ज्वारीय ऊर्जा से क्या मतलब होता है? देखिए, कभी भी किसी भी जो ओशन होता है, महासागर होते हैं, उसमें बहुत सारी जो है वो क्या होती है, तरंगे आती हैं, वेव्स आती हैं और उनका हम यूज करते हैं। किसके जो टाइड आता है उसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तो उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि देखिए, जब बहुत ज्यादा, अगर एक बहुत ही एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जब टाइड आता है, हाई टाइड आता है, तो वहां पे जो है एक तरीके से बांध बना दिया जाता है और बांध के जितनी भी जो पानी होती है वो उस बांध के सहारे जो है साइड में स्टोर हो जाता है। जब उसका लेवल कम हो जाता है और वो नीचे आ जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे इन जो बांध में इकट्ठा किया हुआ पानी है उसे छोड़ा जाता है और फिर टरबाइन चलाकर जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि सकड़ी घाटी जो है, खाड़ी होता है, उसके आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, एक बाढ़ द्वार बना दिया जाता है। एक बहुत ही सकरी खाड़ी के आर पार एक बाढ़ द्वार बनाकर वहां पर क्या बना देते हैं, एक बांध बना देते हैं। और जैसे ही हाई टाइड आता है, उच्च ज्वार आता है, तो वो इस सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार के भीतर जो है क्या होता है, पानी भर जाता है। और जब वो पानी भर जाता है तो उस गेट को, उस बांध जो बनाए गए हैं, उसके उसको जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बंद होने पर क्या होता है, वो पानी कहाँ रह जाता है, वो पानी बांध पर ही रह जाता है। अब बाढ़ द्वार के बाहर जब टाइड नीचे होता है, मतलब जब टाइड जो होता है, जो ज्वार होता है, वो नीचे नीचे उसका लेवल जो है कम होने लग जाता है, तब बांध के पानी को इसी रास्ते से जो हमने जो पतली खाड़ीनुमा जो बांध द्वार बनाए थे, उसी रास्ते से जो है हम पाइप द्वारा समुद्र की तरफ वो बहाया जाता है और फिर उसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम देखें तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखते हैं तो इस तरीके के जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो भारत में अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कि खंबात की खाड़ी और कच्छ की जो खाड़ी होती है, ये इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र जो है उसमें गंगा के डेल्टा जो है वो ज्वारीय ऊर्जा, मतलब ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो है वो आवश्यक दशाएं उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी संभावनाएं हैं ज्वारीय ऊर्जा के लिए। भारत में किन जगह पर, अगर हम पश्चिम तट पर देखें तो गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, और अगर हम दूसरी तरफ अगर हम सुंदरवन को देखें तो सुंदरवन में जो गंगा के डेल्टा है वहां। तो ये दोनों ही जगह जो है बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां जो है बताते हैं ज्वारीय ऊर्जा के। इसके बाद हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा। अब बच्चे एक चीज ये भी आती है कि भूतापीय ऊर्जा एक्चुअली में क्या होता है। क्या होता है कि अर्थ के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर ना, एक हीट एनर्जी होती है। तो जब हम उसको यूज करके जब एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा इसीलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। देखिए, एक चीज और आपको बता दूं, जैसे जैसे हम जितना ज्यादा अर्थ के डीप में जाएंगे ना, वो उतना ही ज्यादा जो है और हॉट या गर्म होता चला जाता है। तो बहुत सारा जो है उसमें हीट एनर्जी होती है और उसी हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं किसके लिए, एज ए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए ऊर्जा या एनर्जी
को जो है निकालने के लिए। अब जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। अगर मान लीजिए जहाँ पे की कंडीशन, मतलब जो हीट होता है, वो अगर वहां की भूतापीय प्रवणता जो होती है वो अगर वो अधिक होती है, तो ऐसे जगह पर आप ऊपर ऊपर भी, मतलब बहुत गहराइयों में अगर न जाए, तो ऊपरी जगहों पर भी जो है वो तापमान ज्यादा पाया जा सकता है। और ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, भूमिगत जल जो है वो चट्टानों से जो हीट है उसका अवशोषण करके गर्म हो जाता है। तो भूमिगत जल जो होता है, जो आपका वाटर होता है, जो कि अंडर वाटर भूमि में होता है, वो चट्टानों की जो हीट होती है उसको अवशोषित करके क्या होता है, गर्म बन जाता है। और यह इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि वो पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। मतलब जब वो ऊपर उठता है तो क्या होता है, वो एक स्टीम में परिवर्तित हो जाता है, एक भाप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी भाप का उपयोग क्या करते हैं, टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो जब ये स्टीम जो निकलती है, इसको हम टरबाइन के सहारे इसको यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एज अ इसका यूज किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। इनको कहते हैं, अगर मैं इसको एक वर्ड बोलूं तो इनको कहते हैं हॉट स्प्रिंग। तो भारत में जो है बहुत सारी ऐसी हॉट स्प्रिंग है जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस जो भूतापीय मतलब एनर्जी है, जो हम जियोथर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको इनका ज्यादा से ज्यादा यूज हो, इनका दोहन हो, इसके लिए भारत में जो है 2 योजनाएं जो है वो शुरू की गई है। एक है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो 2 जगह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो पार्वती घाटी में स्थित क्या है, मणिकरण है, और दूसरा पूगा घाटी में जो है स्थित है, जो कि लद्दाख में है। तो ये दोनों ही जो है वो क्या है, जियो थर्मल एनर्जी के लिए जो है परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है। अब हम देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, एनर्जी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएसए की बात करें, किसी की भी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है उस कंट्री का, वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एनर्जी जो है वो बहुत आवश्यक होती है। और अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें, इंडिया की भी बात करें, तो सभी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसकी जरूरत होती है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास होगा तो उसके लिए आपके पास एनर्जी के सोर्स होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, हर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, परिवहन हो, ट्रांसपोर्ट हो, वाणिज्य हो, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इन सभी के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी सेक्टर जो है वो उन्नति नहीं कर सकता है। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में जितने भी आर्थिक विकास से रिलेटेड जो कार्यक्रम बनाए गए थे, उन सभी कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम देखें कि पहले जो है, जहां तक अगर हम देखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो कन्वेंशनल एनर्जी थी, जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, उनको ज्यादा यूज किया जाता था। लेकिन जब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, तो अब जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अनवीनीकरणीय होते हैं, उनमें जो है फिर से अगर वो एक बार बन जाते हैं तो फिर से जो है उनका बनना मुश्किल है या नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें इस बात की थी कि हम नॉन कन्वेंशनल जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है उस ओर ध्यान दें और उस तरीके से भी ऊर्जा को जो है जनरेट करें। तो इसी के लिए अब क्या हो रहा है, हमारे देश में जो है सभी प्रकार की ऊर्जा, जैसे 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 एनर्जी जनरेट हो सकती है, उन सभी तरीकों को जो है उपयोग में लाया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है।
सतत पोषणीय मार्ग ये है कि भाई इस तरीके से लोग जो है वो सभी लोग मिल के इस तरीके का विचार करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्योंकि जो हमारे जितने भी अगर हम बात करते हैं जो हमारे परंपरागत स्रोत है वो एक बहुत ही उनका एक लिमिट स्टॉक है। तो हो सकता है कि वो आज है 100 साल है 200 साल है उसके बाद शायद वो ना रहे कुछ। तो इनके लिए हमें बहुत आवश्यक है, हमें इस प्रकार के एक जो होता है हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता है जिसमें कि हमें एनर्जी मिल सके। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उनको भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, जिसका भी अभी भारत में बहुत ज्यादा अब धीरे धीरे यूज हो रहा है। अभी तक बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, तो अब जरूरी है कि उसका भी यूज बढ़ाया जाए। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके का जो है वो सतत पोषणीय, ताकि सभी लोगों को जो है वो ऊर्जा मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि जो नवीकरणीय है जिनका फिर से निर्माण किया जाता है उन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। तो हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमें एनर्जी जो है उसे वेस्ट नहीं करना होगा, बल्कि उसे बहुत ही कंजर्व करके उसको संरक्षित करके हमें रखना होगा। ये हम सबकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। भाई हम क्यों अपनी जो है सिर्फ एक गाड़ी से जाएं, बल्कि हम अगर कार कोई गाड़ी पूल कर लेते हैं, अगर हम सार्वजनिक वाहन यूज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उतने ही ऊर्जा में बहुत सारे लोग जो है यात्रा कर सकते हैं। और जब प्रयोग ना हो रहे हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से और गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। बहुत अच्छी लाइन बच्चों, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ऊर्जा की अगर आप बचत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऊर्जा को का उत्पादन कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति एक नागरिक होने के नाते हमारी ये कर्तव्य है कि हम जो है एक जागरूक नागरिक बने और इस ओर जो है अपना योगदान दे। तो कहीं ना कहीं जो है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम हमारे द्वारा अगर वो वेस्ट होती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको वेस्ट ना होने दे, ऊर्जा को जो है एनर्जी को वेस्ट ना होने दे, बल्कि उसका बचाव करें। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से जो है ज्वारी ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया, भूतापी ऊर्जा को समझा। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी था ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, किस तरीके से हमें एनर्जी जो है रिसोर्स जो हमारे सोर्स है उसको जो है उसको कंजर्व करके रखा जाए, उसको संरक्षित कैसे किया जाए। इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।